वंस अगेन गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अभी लास्ट क्लास में हमने स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन को कंप्लीट किया था। अब हम स्टार्ट करेंगे पैनक्रियाज के बारे में। तो पैनक्रियाज जो होता है हमारा वो 12 to 15 सेंटीमीटर लॉन्ग और 2.5 सेंटीमीटर यानी 2.5 सेंटीमीटर क्या होता है, थिक होता है। यानी कि ये कैसा पार्ट हो गया, लंबा और थोड़ा मोटा। तो जैसे इसके स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं कि इसका जो टेल पार्ट, बॉडी और टेल पार्ट जो होता है ना, वो टेपरिंग पार्ट होता है। यानी कि टेपरिंग क्या होती है, जो लंबा हो और आगे से पतला हो, तो उसको हम बोलते हैं टेपरिंग पार्ट। तो ये क्या होता है, एक रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। हमने पेरिटोनियम पढ़ा था, तो पेरिटोनियम में पढ़ा था कि पेरिटोनियम दो टाइप की होती है, एक होती है विसरल पेरिटोनियम, एक होती है पैराइटल पेरिटोनियम। वो ऑर्गन जो विसरल पेरिटोनियम से कवर होते हैं उनको हम बोलते हैं पेरिटोनियल ऑर्गन्स। लेकिन जो ऑर्गन, जिन ऑर्गन्स को पेरिटोनियम कवर नहीं करती है, उनको हम बोलते हैं रिट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। रिट्रो का मतलब होता है बिहाइंड, मतलब रिट्रो यानी बिहाइंड। तो बिहाइंड द पेरिटोनियल ऑर्गन, यानी कि ये पेरिटोनियम इसको क्या करती है, कवर नहीं करती। तो ये क्या होगा, पेरिटोनियम के पीछे होगा। अब बात करते हैं हम इसकी एनाटॉमी की। तो इसकी एनाटॉमी जो होती है उसके अंदर क्या होता है, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। यानी कि इसके एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर जो है उसके हमें 4 पार्ट्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट पार्ट जो होता है वो हमारा होता है हेड। यानी कि इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा होगा, हेड। और जो ये हेड है ये कनेक्ट होता है नेक के साथ, नेक कनेक्ट होती है बॉडी के साथ, बॉडी कनेक्ट होती है टेल के साथ। तो इसके 4 पार्ट हैं, हेड, नेक, बॉडी और टेल। इसका हेड पार्ट जो होता है वो क्या होता है, वाइड। इसका वाइड एंड थिक होता है, इसके ये मोटा होता है। और इसके अलावा इसकी नेक होती है, नेक जो होती है वो किसके साथ अटैच्ड होती है, मतलब किसके साथ, कर्व में होती है, ड्यूडिनम के साथ। इसके यहाँ पास से क्या निकलती है, ड्यूडिनम। तो नेक वाला एरिया होता है जो ड्यूडिनम के साथ कनेक्टेड होता है। और इसके बाद में आती है बॉडी। इसका बॉडी जो होता है एक सिलेंड्रिकल पार्ट होता है, लेकिन टेपरिंग पार्ट होता है। और ये बॉडी कनेक्ट होती है टेल से। तो टेल क्या होती है, लास्ट में एक मतलब कोन शेप स्ट्रक्चर होती है और टेपरिंग होती है, टेपरिंग कॉन्सेप्ट स्ट्रक्चर है। तो ये थी हमारी इसकी एनाटॉमी। एनाटॉमी के अंदर हम क्या देखेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं। फर्स्ट वन हेड, नेक, बॉडी और टेल। इसके अंदर फिर हम बात करते हैं कि ये जो हमारी पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज के अंदर क्या होती है, वेरियस डक्ट होती है, जिनके अंदर सबसे पहले हमारी जो लिखी हुई है पेनक्रियाटिक डक्ट्स मिलती है। या जो हमारी जो पेनक्रियाटिक डक्ट है इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ विल्सन। यानी डक्ट ऑफ विल्सन क्या होती है, हमारी पेनक्रियाटिक डक्ट होती है जो मतलब होल पेनक्रियास से जितने भी एंजाइम्स होते हैं उनको कलेक्ट करके और किसके अंदर, एम्पुला ऑफ बेटर या ड्यूडिनम के अंदर कलेक्ट करती है, सिक्रेट करती है। यहाँ पे क्या होती है, हमारी ड्यूडिनम पास होती है इसके जस्ट पास से। तो और ये यहाँ पे क्या होता है, एम्पुला ऑफ स्फिंक्टर ऑफ ओडाई या हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये क्या था हमारा, ये थी हमारी डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन। ये जब हेड की तरफ और नेक की तरफ आती है तो इस पेनक्रियाटिक डक्ट में से एक एक्सेसरी डक्ट निकलती है, या इसको हम बोलते हैं डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। डक्ट ऑफ सेंटोरिनी, इसको हम बोलेंगे डक्ट ऑफ सेंटोरिनी। तो यानी कि हमारा क्या हो गया, डक्ट, पेनक्रियाटिक डक्ट हो गई और इसके अलावा एक्सेसरी डक्ट हो गई जिसको हम डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। अभी जब ये पेनक्रियाटिक डक्ट नीचे आती है तो इसके अंदर आके मिलती है कॉमन बाइल डक्ट। ये जो ग्रीन कलर में दिख रही है ये हमारी है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट किसके अंदर आके मिलती है, पेनक्रियाटिक डक्ट के अंदर। जब ये जहाँ पे ये पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलती है तो वो पार्ट क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। तो इस वाइड, जो भी वाइड पार्ट होता है एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर में वाइड पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं एम्पुला। तो ये कौन सा एम्पुला हो गया, हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, यानी हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और ये जो वाइड पार्ट होता है इसको कंट्रोल करने के लिए, मतलब इसके सिक्रीशंस को ड्यूडिनम में सिक्रीट करने के लिए इसके पास एक कंट्रोलर होता है। और वो कंट्रोलर होता है यहाँ पे, ये जो पार्ट है यहाँ पे एक कंट्रोलर होता है, मैं इसका नाम लिखता हूँ, इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर। तो हम बोलेंगे उसको स्फिंक्टर ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, यानी कि स्फिंक्टर ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला, यानी कि HPA। हम इसको लिखते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला को HPA। तो स्फिंक्टर ऑफ HPA, या इसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, ओडी, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई, या फिर स्फिंक्टर ऑफ हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। और ये हमारा हो गया हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। तो ये था हमारा किसके अंदर, डक्ट्स, पेनक्रियाटिक डक्ट या डक्ट ऑफ विल्सन, जो क्या करती है, जो पेनक्रियाज होता है पेनक्रियाज के टेल और बॉडी पार्ट से सिक्रेशंस को लाती है और ड्यूडिनम के अंदर लीव करती है। इस पेनक्रियाटिक डक्ट की एक डक्ट और होती है जो जिसको हम एक्सेसरी डक्ट बोलते हैं, डक्ट ऑफ सेंटोरिनी बोलते हैं। और इसके बाद में जो ये हमारी कॉमन बाइल डक्ट आती है, कॉमन बाइल डक्ट, इसके अंदर क्या होती है, पहले लेफ्ट राइट हिपेटिक डक्ट आती है, फिर उनके अंदर आके सिस्टिक डक्ट मिलती है, तो उसके बाद ये बनती है कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आके खुलती है पेनक्रियाटिक डक्ट में, जिसको हम बोलते हैं हिपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। एम्पुला जो वाइड पार्ट होता है इंटेस्टाइन का उसको बोलते हैं, मतलब ट्यूबुलर स्ट्रक्चर का वाइड पार्ट होता है, एम्पुला बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा
हेपेटोपेनक्रियाटिक एम्पुला। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारा पेनक्रियाज होता है उसकी लोकेशन कहाँ होती है, मतलब हमारी बॉडी के अंदर किस पार्ट के अंदर एम्पुला ये पेनक्रियाज होता है सिचुएटेड होता है। तो ये हमारा जो स्टमक होता है, स्टमक के जस्ट बिहाइंड, तो इसकी स्ट्रक्चर जो होगी उसको हम बाहर से फील नहीं कर सकते। इसके बॉर्डर्स होते हैं उनको हम जब पेनक्रियाटाइटिस होता है तब हम फील कर पाते हैं। बाकी इसकी जो स्ट्रक्चर होती है डीप होती है। तो इसकी लोकेशन की हम बात करें तो डीप एपिगैस्ट्रिक रीजन हो गया और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम, यानी कि इसका मैक्सिमम पार्ट जो होता है लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में होता है और ये एपिगैस्ट्रिक रीजन के अंदर सिचुएटेड होती है। तो ये था हमारा इसका लोकेशन। और लोकेशन और किस में होती है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में। हम एब्डोमिनल कैविटी को क्या करते हैं, 9 रीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं, जिनमें से 2 रीजन्स के अंदर एपिगैस्ट्रिक रीजन और हाइपोकॉन्ड्रियम, लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम और एपिगैस्ट्रिक के अंदर डीप सिचुएटेड होगी। तो ये पेनक्रियाज की है लोकेशन। इसकी हम बात करें कि ये अगर कहाँ से कहाँ तक होती है तो ये L1 और L2 लेवल पे मिलती है, यानी कि अगर हम इसकी लंबर के सापेक्ष बात करें तो ये कहाँ होगी, L1 L2 पे सिचुएटेड होती है। अगर इसकी हम बात करें तो इसका वेट जो होता है 62, 80 और 90 ग्राम इसका वजन होता है। इसका वेट कितने वजन की होगी, इसका 60 से 90 ग्राम इसका वजन होता है। अब हम बात करते हैं इसकी हिस्टोलॉजी की, यानी कि इसके उत्तक के बारे में या इसकी हिस्टोलॉजी, इसके जो टिश्यूज़ हैं उनकी लेयर्स के बारे में। तो इसके अंदर क्या होता है हिस्टोलॉजी के अंदर, इसके अंदर स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं। तो और वो सेल कैसी होती है, क्लस्टर ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम, यानी कि इसके अंदर ग्लैंडुलर एपिथेलियम होती है, उसके क्या मिलते हैं, क्लस्टर का मतलब होता है बंच या ग्रुप, यानी कि इसके अंदर क्या होगा, ग्रुप ऑफ ग्लैंडुलर एपिथेलियम। इसमें क्या होता है कि जो 99% इस ग्रुप की 99% सेल्स क्या होती है, एक्सोक्राइन क्या होती है, जो एंजाइम्स का सिक्रेशन करती हैं उस नेचर की होती हैं। और 1% जो होती है वो एंडोक्राइन नेचर की होती है, यानी कि जो हार्मोन्स का सिक्रेशन करती हैं। तो इसमें 99% जो सेल्स होती हैं उनको हम बोलते हैं एसिनार सेल्स, या अगर सिंगुलर में सिंगल प्रोनाउंसिएशन करते हैं एक सेल के लिए तो उसको बोलते हैं एसिनी या एसिनार सेल्स। एसिनार सेल्स क्या होती है, इनको हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज, फंक्शनल यूनिट ऑफ पेनक्रियाज। तो ये हमारा हो गया कि एसिनार सेल्स। हम पूछे पेनक्रियाज की, जैसे हमारी बॉडी की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है सेल, उसी तरीके से पेनक्रियाज की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है एसिनार सेल। तो ये हो गया हमारा। और ये क्या सिक्रेट करती है, पेनक्रिएटिक जूस का। एसिनार सेल्स जो होती है पेनक्रिएटिक जूस का सिक्रेशंस करती है, जिसके अंदर वेरियस टाइप के डाइजेस्टिव एंजाइम्स पाए जाते हैं। और इसके अंदर मोस्टली जो होता है ये क्लियर होती है, कलरलेस होता है। ये जो पेनक्रिएटिक जूस होता है क्लियर कलरलेस होता है। इसका मोस्टली जो अमाउंट होता है वो क्या होता है, वाटर होता है। उसके बाद इसके अंदर NaS यानी सोडियम बाइकार्बोनेट या NaSCO3 होता है। और सेवरल एंजाइम्स होते हैं, सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं। और ये एंजाइम क्या काम करते हैं, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने का। और ये मैक्सिमम जो डाइजेशन होता है वो पेनक्रिएटिक जूस की वजह से होता है। तो इसकी बात करेंगे, ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको ट्रिगर करने का काम करते हैं हमारा। कल हम इंटेस्टाइन के अंदर हमने पढ़ा था इंटेस्टाइनल जूस। तो इंटेस्टाइनल जूस में जो कोलिसिस्टोकाइनिन था और हमारा के सेल सिक्रेटिन था, कोलिसिस्टोकाइनिन था, ये क्या करते हैं पेनक्रिएटिक जूस को सिक्रेट करने के लिए स्टिमुलेट करते हैं। जबकि उनके से मतलब जो हमारी C सेल थी, CC के सेल्स थी, S सेल थी, उनको कौन स्टिमुलेट करता है, हमारा जैसे ही स्टमक से एसिड आता है वो उनको स्टिमुलेट करता है। और ये किसको करती है, पेनक्रियाज को। तो ये हमारा था कि पेनक्रिएटिक जूस क्लियर कलरलेस होता है, वाटर इसके अंदर मोस्टली होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। स्मोकिंग वाले पर्सन जो होते हैं, स्मोकिंग वाले पर्सन के अंदर इसका लेवल, सोडियम बाइकार्बोनेट का लेवल गिर जाता है, जिसकी वजह से उनको क्या होते हैं, ये सोडियम बाइकार्बोनेट जो क्या करता है, बफर का काम करता है, बफर का काम करता है। इसीलिए उनको मोस्टली टाइम जो होती है एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, वो इसलिए होती है कि जो बाइकार्बोनेट आता है, सोडियम बाइकार्बोनेट, वो कहाँ से आता है, पेनक्रियाज से। और पेनक्रियाज से उसका सिक्रेशंस कम हो जाता है। उसके बाद में आता है सेवरल एंजाइम्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, जिसके अंदर इसके एमाइलेज होते हैं, लाइपेज होते हैं, पेप्टाइडेज होते हैं और न्यूक्लियोटाइडेज होते हैं। वो सारे कहाँ से आते हैं, पेनक्रिएटिक जूस से। अब बात करते हैं इसके एंडोक्राइन की। एंडोक्राइन जो इस सेल्स हैं उनको हम बोलते हैं पेनक्रिएटिक आइसलैंड या आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इनको हिंदी में बोलते हैं लैंगरहैंस दीपिकाएँ, यानी कि पेनक्रिएटिक आइसलैंड या आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस। इनके इसके अंदर 3 टाइप की सेल्स, मेजर 3 टाइप की सेल्स होती है। फर्स्ट वन जो होती है हमारी अल्फा सेल्स। अल्फा सेल्स किसका सिक्रेशन करती है, ग्लूकागोन का। बीटा सेल्स करती है इंसुलिन का। और डेल्टा सेल्स करती है सोमेटोस्टेटिन का। ये होती है कि अल्फा सेल्स ग्लूकागोन का, बीटा सेल्स इंसुलिन का। मोस्टली हमारे जो बॉडी के अंदर यूजफुल होता है वो होता है इंसुलिन और ग्लूकागोन। इंसुलिन क्या करता है, जो हमारे ब्लड ग्लूकोज होती है उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफर करने का काम करता है। और ये क्या करता है, एक मेंटेन करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को, मेंटेन ब्लड ग्लूकोज लेवल। और कितना होता है नॉर्मल फास्टिंग के अंदर 70 to 110
mg/dl, जिसके नॉर्मल हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल होता है। अगर इससे लेवल ज़्यादा हो जाए तो वो क्या करता है, इंसुलिन क्या करेगा, एक्स्ट्रा जो ग्लूकोज होता है उसको ट्रांसफर कर देगा किसके अंदर, सेल के अंदर। अगर शुगर कम पड़ जाए तो हमारा ग्लूकागोन जो होता है वो हमारी मेटाबॉलिज्म की जो प्रोसेस होती है उसको इंक्रीज करता है और मोर ग्लूकोज का प्रोडक्शन स्टार्ट करता है। तो ये होता है हमारा ग्लूकागोन। और सोमेटोस्टेटिन जो होता है, इन दोनों का एक्शन जो होते हैं उनको कंट्रोल करता है। मतलब सोमेटोस्टेटिन अल्फा और बीटा सेल को कंट्रोल करता है। इसके अंदर एक सेल और पाई जाती है जिसको हम बोलते हैं एप्सिलॉन सेल, एप्सिलॉन सेल। और ये सिक्रेट करती है ग्रेलिन को, ग्रेलिन को। ये जब ग्रेलिन सिक्रेट होता है तब हमें भूख लगती है, इसलिए हम इसको बोलते हैं हंगर हार्मोन, हंगर हार्मोन। अगर हम बोले कि जो हंगर हार्मोन है वो कहाँ से सिक्रेट होता है, तो एप्सिलॉन सेल, EPSILON, एप्सिलॉन सेल से। तो वो क्या सिक्रेट करती है, ग्रेलिन हंगर हार्मोन होता है जो मतलब हंगर के एपेटाइट को इंक्रीज करता है। तो ये थी हमारे एंडोक्राइन सेल्स जिनको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ लैंगरहैंस या लैंगरहैंस दीपिकाएं। अल्फा बीटा डेल्टा सेल्स मेजर होती है, एप्सिलॉन सेल्स होती है जो ग्रेलिन का सिक्रीशन करती हैं। उसके बाद में हम ये था हमारी इसकी हिस्टोलॉजी की, इसके अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती है। तो इसका याद रखना, एसिनार सेल्स, एसिनाई जो होती है उनको हम स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ पैनक्रियास बोलते हैं। अब ब्लड सप्लाई की बात करें तो ब्लड सप्लाईज को जो करवाती है वो स्प्लेनिक आर्टरी करवाती है और मिजेंट्रिक आर्टरी करवाती है। ये ब्लड सप्लाईज की होगी स्प्लेनिक और मिजेंट्रिक आर्टरी, जबकि वीनस ड्रेन जो होता है वो स्प्लेनिक वेन या मिजेंट्रिक वेन करवाती है। और वो कहाँ जाके ड्रेन होती हैं, पोर्टल वेन के अंदर। यानी कि स्प्लेनिक वेन और मिजेंट्रिक वेन जो होंगी वो पोर्टल वेन के अंदर ड्रेनेज होगी। जबकि इसकी नर्व सप्लाई जो होती है, पैनक्रियाज की नर्व सप्लाई, वो कौन करवाएगा, सिंपैथेटिक सप्लाई होगी। और पैरासिम्पैथेटिक में कौन करवाएगा, वेगस नर्व। हमने लास्ट इंटेस्टाइन में बात की थी कि कंप्लीट जो हमारा जीआई ट्रैक्ट है उसको कौन, पैरासिम्पैथेटिक सप्लाई कौन करवाता है, वेगस नर्व। और जबकि सिंपैथेटिक क्या होती है, उसके रेस्पॉन्सिव जो लंबर रीजन, वो रेस्पॉन्सिव वर्टिब्रल रीजन्स जो होते हैं वो उनको सिंपैथेटिक सप्लाई प्रोवाइड करवाते हैं। बाकी सिंपैथेटिक में दो सप्लाई जो होती है, मीजनर और माइंट्रिक प्लेक्सस, वो करवाएंगी। मीजनर प्लेक्सस क्या करवाता है, सिक्रेशंस का काम करवाता है। और माइंट्रिक प्लेक्सस या ओराबैक प्लेक्सस जो होता है वो मूवमेंट को या पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट को कंट्रोल करता है। तो ये थी हमारी नर्व सप्लाई। तो यहाँ तक हमारा हो गया पैनक्रियाज। नेक्स्ट क्लास में हम लीवर पढ़ेंगे। यहाँ तक के लिए थैंक यू।